नमस्कार साथियों। मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में मेरा चयन एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। रणनीतिक 51 बैच जो मात्र 1499 में उपलब्ध है, उसी का एक पार्ट है रट्टा मार सीरीज, जिसमें लगभग 100 से 140 आपको टॉपिक दिए जाएंगे। जिसमें जो अंतिम समय में जो रिवीजन हमारा होता है, उसको कैसे बूस्टअप हमको करना है। पढ़ो आप कहीं भी, रटो आप हमारे यहाँ, है ना। ये हमारा उद्देश्य है। उसके साथ साथ आपको लगभग 100 एफएलटी और पॉकेट नोट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, है ना। और जितने पॉकेट नोट सीरीज के जितने भी हमारे पीडीएफ और रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति, है ना। अब इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर ग्रीन ग्रीन में आप आ गए, तो मैं लगातार कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए एक ही डिस्कट में सारी वीडियो आपको दिखेगी, है ना। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग आ गई है, तो उससे पहले ही मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के बारे में अगर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे तो उसमें दो चार चीज़ें ही हमको देखने को मिलेगी। पहली प्रथम जो है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक जो आर्टिकल है वो आपको पूरे याद करके रखने हैं कि कब इनकी नियुक्ति हुई, कब पदावधि कितनी है, इनके कार्य भत्ते क्या है, सर का इसमें किसमें रोल है ना। क्षमादान की शक्ति किसमें है, इम्पीचमेंट की शक्ति किसमें है, मंत्रालय से संबंधित शक्ति किसमें है, सत्र आह्वान और उसका सत्रावसान अवगठन करने की शक्ति है, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन करता है ना। धन विधेयक से संबंधित क्या शक्ति है, वित्तीय विधेयक से संबंधित क्या शक्ति है, बजट से संबंधित क्या शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्या शक्ति है। इन सब के आर्टिकल जो मैंने बोला है ना, इन सब के आर्टिकल आपको याद करके, बिल्कुल याद करके रखना है, ठीक है ना। तो जब हम आर्टिकल 52 के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि भारत की जो संघ की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है, भारत संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 53 एक में क्या लिखा है कि केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना। केंद्र सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दो आर्टिकल आपको याद हो गए, ठीक है। अब राष्ट्रपति, अब शक्ति जो राष्ट्रपति निहित है, तो संपूर्ण कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। आपको यहाँ पर आर्टिकल ही याद करके रखने हैं। फिर इसकी विधिक शक्ति, सैन्य संबंधित शक्ति, उन सब के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। फिर इसमें एक वर्ड यूज करा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार, है ना, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। कि कुछ ऐसा नियम कि युद्ध मुद्दे की अगर घोषणा करे तो मंत्री परिषद की सलाह आपको लेना आवश्यक है ना। कोई भी विधेयक अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें भी संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक की जो शक्ति है उसमें भी आपको है कि आप बिना मंत्री परिषद के उसको वापस लौटा नहीं सकते, है ना। और उसको लौटाना है ही नहीं, उसमें सब यही हमारा पार्ट रहेगा। राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में हम करें तो 4-5 योग्यता इसके बारे में हम कर लेंगे कि राष्ट्रपति कितनी उम्र का होना चाहिए। भारत पहली जो योग्यता है, योग्यता का वर्णन जो है वो आर्टिकल 58 में लिखा है, ये आपको याद करके रखना है। इसके साथ साथ 4 इसकी योग्यता है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसे दिवालिया घोषित न करा हो, और वो संविधान को पालन करने वाला हो ना। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार और राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति जो किसी जैसे मान लो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अगर उसको ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए तो वो 2 पद पे नहीं रहेगा, इन पदों का उसको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 चीजें हैं योग्यताओं से संबंधित आर्टिकल 58। निर्वाचन से संबंधित बात करेंगे तो 52-53 पे हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहेंगे, राज्यसभा लोकसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में। इसमें मनोनीत सदस्य इसके भाग नहीं लेते हैं। तो ये इसमें लिखा है कि इन दोनों के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित और ये यूनियन टेरिटरी के निर्वाचित सदस्य इसके भाग लेते हैं। आर्टिकल 54 निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 55 में इसके निर्वाचन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। प्रक्रिया में क्या है कि निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इसका निर्वाचन होता है ना। कैसा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इसका मतदान होता है, और वो गुप्त मतदान होता है, ठीक है ना। इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसको हेयर पद्धति भी कहते हैं। तो आप एक चीज याद रखना कि हेयर पद्धति किससे संबंधित, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव ने, क्योंकि ऐसे थॉमस हेयर ने दिया था, ठीक है। शपथ का अगर बात करेंगे तो
आर्टिकल 60 के बारे में इसकी शपथ के लिए है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे, है ना, संविधान का उल्लंघन कुछ नहीं करेगा। इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है ना। आर्टिकल महाभियोग से संबंधित सिर्फ एक ही चीज है कि यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो ही उस पर महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति अपने पद पर किन किन चीजों के कारण नहीं रहता है, या तो वो त्याग पत्र दे दे या फिर उसको त्याग पत्र दे दे, है ना। इसके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, तो राष्ट्रपति के जो वेतन भत्तों का संबंध है, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, है ना। भारत की संचित निधि से कोई भी अगर व्यय होगा तो उस पर मतदान हो गया होगा, ठीक है ना। भारत की संचित निधि पर व्यय पर कोई मतदान नहीं होता है। तो भारत ये जो राष्ट्रपति का वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाते। पद अवधि और पद की रिक्तता, है ना। आर्टिकल 56 में भारत जो पद अवधि है ना, भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ लेने से 5 वर्ष तक उसका मतलब कार्यकाल रहेगा, और उसके कार्यकाल के 6 माह पूर्व ही उसके राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। और जब तक अगला राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है तो जो डिफरेंस रहता है, जो गैप है, उसको भरने के लिए तब तक वो अपने पद पर बने रहता है। तो 5 वर्ष की अवधि, पदावधि और पद की रिक्तता, है ना, 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है ना। आर्टिकल 57 के अंतर्गत संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से आर्टिकल कि उसको कैसे रिमूव करा जाए, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको आर्टिकल 57 में लिखा गया। निरर्ता वर्ड जो यूज करा है ना, महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को अपदस्थ किए जाने की स्थिति में, है ना, अपदस्थ किए जाने की विशिष्ट एक प्रक्रिया जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। ये निरर्ता है, इसके पद के संबंध में निरर्ता है तो महाभियोग, है ना, के द्वारा उसको हटाया जाता है। तो आर्टिकल 61 में एक पूरी प्रोसेस, विशिष्ट प्रक्रिया, इसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि महाभियोग की प्रक्रिया दोनों ही सदन में किसी भी सदन में लाई जा सकती है, पर महाभियोग की अगर प्रक्रिया लाई गई है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को उसकी सूचना देनी रहेगी, और 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षरित पत्र के द्वारा उसको अवगत कराया जाएगा। जब एक सदन से चीजें पास होती है 2/3 बहुमत से, तो दूसरे सदन भी पूरे जांच और आरोपों की जांच करता है, और यदि दूसरा सदन भी इसको सही ठहराया जाता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति की जो उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। तो ये रिमूवल प्रोसेस के बारे में लिखा गया है ना, कि महाभियोग की प्रक्रिया का संसद का कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है, ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को दी जाए तथा सदन में कम से कम 1/4 सदस्य, ये लिखा, कम से कम 1/4 सदस्य उस पर अपने हस्ताक्षर करे, और प्रस्ताव पर कम से कम उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पार करे। 14 दिन पूर्व सूचना देना, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेगा, अध्यक्ष के पास जाएगा, अध्यक्ष परमिशन देगा, देन 2/3 सदस्य अगर बहुमत पास करके एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा तो उसकी एक्सेप्टेंस दूसरे सदन भी चेक करेगा, और वहां पे भी 2/3 विशेष बहुमत से वो पार होना चाहिए, है ना। तब आरोप की जांच पड़ताल करेगा, और अगर सही पाया गया तो उसको हटा देगा, है ना। पद रिक्त होने की 6 महीने चुनाव आवश्यक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। राष्ट्रपति की जो शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अगर बात करें तो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है ना। आर्टिकल 53 में कहा गया कि संसद की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है ना। जैसे मालूम पड़े अपने जो ये है कौन कौन से देश की कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है, संघ की कार्यपालिका संबंधित राष्ट्रपति में निहित होती है ना। यह आर्टिकल 53 कहता है। अगर इसकी कार्यपालिका और शक्तियों के बारे में हम बात करें तो ये सबसे बड़ा अधिकारी हमको देखने को मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी शक्तियां एक मोहर मात्र होती है, और जिसपे मंत्रिपरिषद का क्या है, सलाह के लिए बाध्य होता है ना। हर कार्य में इसको सलाह लेनी बहुत आवश्यकता होती है। जो हमारे माननीय महोदय राष्ट्रपति जी है, इनको सलाह लेना आवश्यक होता है, ठीक है। अब ये कार्यकाली शक्ति में क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, पर कौन से प्रधानमंत्री की जो सत्ता में बहुमत प्राप्त हो। यदि विखंडित बहुमत रहता है तब वो अपने विवेक का प्रयोग करता है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है उसका नियुक्ति कैसे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और साथ ही साथ यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, एमपीपीएससी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, रिमूव राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक महालेखा अभियोग के सदस्य की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। फिर ठीक है, ये इन सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन कौन से, भारत के महान्यायालय आर्टिकल 76, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा आर्टिकल
148 भारत के राज्यपाल ये 152 से स्टार्ट हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है 124 से स्टार्ट हो जाएंगे। राज्यों के उच्च न्यायालय ये 214 से स्टार्ट हो जाएंगे। संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी 324 से स्टार्ट हो जाएंगे। संघ लोक आयोग के अध्यक्ष है ना ये 314-15 से स्टार्ट हो जाएंगे। भारत के राजदूत डिप्लोमेट की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष 280 इसमें हो जाएंगे। भाषा आयोग के जो सदस्य है उसकी नियुक्ति हो जाएगी है ना 343 में। अन्य संरक्षण आयोग की नियुक्ति, इन सब आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग के सदस्य जैसे पिछड़ा वर्ग का आयोग है 338B है ना, इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये कौन सा 338 एंड देन 338A इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं संबंध में रिपोर्ट देने की शक्ति, ये आर्टिकल 244 में आपको देखने को मिलेगा 1 और 2 में, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद ये हमको देखने को मिलेगा 263 में है ना। ये आर्टिकल आपको याद होना आवश्यक है, ठीक है, कि कौन कौन से सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो विद आर्टिकल आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब इसकी विधायी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत हमने संसद के बारे में पढ़ा है। तो संसद के सत्र का अवसान करना, उसका उद्घाटन करना, ये करना, पहले सत्र का संबोधन करना, ठीक है ना। तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर संसद बनती है। तो आर्टिकल 79 क्या बोलता है? अभिन्न अंग है ना। आर्टिकल 85 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करना, सत्रावसान करना और विघटन और भंग तीनों ही कर सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। जो भी चुनाव होगा, पहली बैठक होगी, उससे पहले राष्ट्रपति संसद के सदन को संबोधित करेगा, है ना। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति क्या है? पावर है, प्रत्येक सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति की सम्मति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। यदि दोनों सदन अगर कोई विधेयक पास करे तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता है। यदि मान लो दोनों सदन से कोई विधेयक गया, वो राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति के पास 3-4 चीजें रहती है कि उस विधेयक पर या तो अनुमति दे दे, या विधेयक पर कुछ नहीं बोले, अपने पास रख ले, कर ले, निलंबनकारी वीटो, मतलब यदि पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और अगर संसद वापस पुनर्विचार के पश्चात उस पर कुछ संशोधन या बिना कुछ संशोधन के फिर से अगर पारित करती है तो वो राष्ट्रपति पर उसको मोहर लगाना आवश्यक है। कुछ चीजें, धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद लाया जाता है। संविधान संशोधित विधेयक को वो मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है ना। 3-4 चीजें इसमें रहती है। अनुच्छेद 280 के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति अगर उसको लगा है कि दोनों सदनों की बैठक आवश्यक है तो दोनों सदनों की बैठक अनुच्छेद आर्टिकल 108 का संयुक्त सभा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन लगाया जा सकता है, पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा के व्यक्ति ही करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, है ना। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों, आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य जिन्हें 12 कौन से सदस्य, 12 ऐसे सदस्य जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला और खेल संबंधित 5 ऐसे क्षेत्र है जिसमें वो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। पहले एंग्लो इंडियन सदस्यों की भी नियुक्ति होती थी, पर उसे निरस्त कर दिया गया है ना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत, जब दोनों ही सत्र सत्रावसान में चल रहे हैं, संसद की बैठक नहीं हो रही है, तो आर्टिकल 123 के तहत संसद जिन क्षेत्रों में कानून बना सकता है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति भी एक अध्यादेश के जारी कर सकता है। पर वो अध्यादेश कब तक लिमिट रहेगा? यदि सदन बैठी है तो सदन बैठे के 6 हफ्ता के अंदर उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर क्या होता है कि पहली 2 सदनों के मध्य एक जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है तो वो 6 महीने का रहता है, तो है ना। तो एक भी कोई भी अध्यादेश बिना कोई अनुमति के 6 महीने 6 सप्ताह तक वो रह सकता है। अगर सदन उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो वो तुरंत हट जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, मैंने आपको बोला है कि राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक उसके पास जाता है तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है और विधेयक पर अनुमति सुरक्षित रख सकता है। विधेयक जो धन विधेयक को छोड़कर संसद को लौटा सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति को संस्तुति देना आवश्यक है ना। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति जी है
वो राज्य के संबंध में विधेयक पर भी कुछ अनुमति ले सकते हैं यदि राज्यपाल ऐसा चाहे, आर्टिकल 200 के तहत कि नहीं, आर्टिकल 201 के तहत कि इसमें ये ऐसे मामले हैं जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता है, तो राज्यपाल ऐसे मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजता है। पर राज्य के संबंध में एक शक्ति है कि वो तो चाहे तो उस पर अनुमति दे या फिर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को भेज दे। पर यदि संसद के संबंध में पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को संसद को भेजा और संसद ने पुनः बिल को अगर भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास पुनर्विचार करके, तो उस पर अनुमति देना आवश्यक है। और राज्य सरकार के संबंध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर विचार के लिए राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार ने फिर से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति उसमें अनुशंसा देगा ही देगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो जब ये वीटो है हमारा, है ना, निलंबनकारी वीटो की वापस पुनर्विचार के लिए ले दिया, ताकि हड़बड़ाहट में अगर कोई कानून बन गया है तो आप उस पर विचार कर लो। जेबी वीटो, कोई अनुमति नहीं देना पर लंबे समय तक वो रहकर चले जाएगा। एक होता है अत्यंतिक वीटो, अनुमति नहीं देता, विधेयक समाप्त हो जाता है ना। जब अब उसमें आता है आर्टिकल न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति में कौन कौन सी है कि आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 153 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति है दो मामलों में, या तो सार्वजनिक महत्व के मामलों में या फिर कोई विधिक मामलों में, है ना, कोई कानूनी कुंडी पुरानी अंतर्देशीय संधि उन्धि के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है ना। पर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये चीज भी यहाँ पर इसी में लिखी है। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत के क्षमादान की शक्ति मिली है, जिसमें राष्ट्रपति सजाए मौत को समाप्त कर सकता है यदि कोई घोर गंभीर अपराधों जैसे मृत्युदंड की सजा को कठोर कारावास और कठोर कारावास की सजा को सामान्य कारावास में परिवर्तित कर दिया है, या फिर लघुकरण की शक्ति है कि कोई 6 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कारावास में चेंज कर देना, या फिर कुछ मामलों में यदि कोई महिला गर्भवती वगैरह है तो उन मामलों में उसकी सजा को थोड़ा सा मतलब सस्पेंड कर देना या फिर उसको आगे बढ़ा देना। तो इन सब चीजों को 5 नामों से जाना जाता है। तो ये 5 नाम कौन कौन से है ना, 5 नाम आपको याद करके रखना है कि इसमें जो पहला है क्षमा, मतलब पूर्णतः चीजों को हटा देगा, पार्डन, है ना। दूसरा लघुकरण, कठोर कारावास को सामान्य कारावास में थोड़ा परिवर्तित करना। परिहार, इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है ना, दंड की अवधि कम कर देंगे पर कारावास सेम रहेगा। इसमें विराम है ना, दोषी व्यक्ति की सजा को कुछ प्रावधान के तहत विराम दिया, जैसे गर्भवती महिलाएं हो गई, है ना। इसका अर्थ है जैसे प्रविलंब, अस्थायी समय के लिए किसी सजा को की सजा पर रोक लगाना, ताकि और कुछ डिमांड उमांड कर ले कि राष्ट्रपति जी हमको बचा लो, तो वो प्रविलंबम आता है। तो ये 5 प्रकार है, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंब, है ना। ये 5 नाम आपको याद करके रखना है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल वित्तीय शक्तियां, है ना। एक धन विधेयक से संबंधित शक्तियां है, वो आपको पूर्व अनुमति के बाद देनी है। एक वित्तीय शक्तियां आर्टिकल 112 है ना, कि वित्तीय को इनके बजट पारित अपने राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही करेंगे। धन, कोई धन विधेयक है तो उसको भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अनुशंसा करें। कोई अनुदान की मांग है वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद करेंगे। संचित निधि पर अगर कोई भारित व्यय है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद करेंगे, है ना। तो ये सब लिखा है इसमें चारों में, ठीक है। कौन से ये बजट प्रस्तुत करता है 112 के तहत, राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ऐसा कोई विधेयक जो भारत की संचित निधि पर खर्च करने की व्यवस्था करो, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आएगा। कोई अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जाती बिना राष्ट्रपति के अनुसार। 280 के तहत राष्ट्रपति संघ और राज्य के लिए एक वित्त आयोग का गठन दोनों राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के लिए करता है। कौन सा 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, तो ये इसकी वित्तीय शक्तियां हो गई। अगली हो गई राजनीतिक और कूटनीतिक शक्तियां। जितने भी भारत में जितने भी डिप्लोमेट दूसरे राज्यों के आएंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए, और अन्य भारत के क्षेत्रों में जो जाएंगे वो सब डिप्लोमेट जो रहेंगे उसकी जो नियुक्ति करती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। सैन्य शक्तियां, सेनाओं के तीनों प्रधान, जल थल और वायुसेना तीनों के सर्वे सर्वा जो रहते हैं वो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। सैन्य शक्तियां हो गई। आपातकालीन शक्तियां हो गई। कौन कौन सी आपातकालीन में 3 आपातकालीन शक्तियां है, अनुच्छेद 352, 56 और 60, है ना। अनुच्छेद 352 में क्या हो गया, मतलब बाह्य युद्ध आक्रमण, सैन्य बाह्य युद्ध आक्रमण कौन कौन से हो गए, बाह्य युद्ध आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह संबंधित आपात स्थिति 352 के तहत, है ना। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, पर मंत्रिपरिषद के सलाह के समय करता है। और इसकी जो अनुमति है 1 माह के अंतर्गत आपको इसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। यदि आपने नहीं करा तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, किसी भी राज्य में अगर संविधान तंत्र की विफलता हो गई या फिर केंद्र जो है आर्टिकल 365 के तहत नियमों को नहीं मान रहे हैं
केंद्र सरकार के आदेशों को नहीं मान रहे तो 365 के तहत भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है ना। और इसकी भी अनुमति आपको 1 माह में करानी रहती है, पर वित्तीय आपातकाल 360 जो रहता है इसकी अनुमति आपको 2 माह में कर दी, और एक बार अगर अनुमति मिली तो ये आजीवन तक, जब तक उसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये वित्तीय आपातकाल हो गया। भारत में आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार हुई है, 1962, 71 और 75 में हुई है ना। राष्ट्रपति की उन्मत्ति और विशेषाधिकार, कौन कौन से राष्ट्रपति को उन्मत्ति और विशेषाधिकार? जब राष्ट्रपति किसी पद पर रहता है तो वो उसको विभिन्न प्रकार की सजाओं से मतलब बचाव का अधिकार है कि राष्ट्रपति पर आप कोई भी मतलब कहीं भी क्षेत्र में कोई कोर्ट वाद दायर नहीं करते, सिर्फ सिविल कोर्ट जब उसको सूचना दे रखी 14 दिन पूर्व तो उस पर वे लगा जा सकते हैं। 2 माह की पूर्व सूचना के बाद ही, है ना, जैसे लिखा है कि 2 माह की पूर्व सूचना पर ही राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई कर सकता है। ठीक है ना। विशेषाधिकार क्या है ना, कि विशेषाधिकार ये है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं और इसलिए वो किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, है ना। कोई भी मतलब जवाबदेही है ही नहीं, उत्तरदायी तो है ही नहीं उनके पास, सभी काम मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, तो जितने भी जो कार्य रहेंगे वो सब मंत्रियों के उत्तरदायित्व में रहेंगे। लोक सेवा में खंडित जनादेश की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब तक के भारत के जो राष्ट्रपति है इनके नामों को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, तीसरे हमारे जो थे जाकिर हुसैन थे, है ना, चौथे हमारे थे वीवी गिरी थे। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? फखरुद्दीन अली अहमद, नीलव संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, है ना, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, नारायण के आर नारायण, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। फिर उसके बाद हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू, है ना। अब इनमें क्या है, मैंने इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश के संबंध में, जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, उस समय राष्ट्रपति कौन से थे, विभाजन कब हुआ, उस समय राष्ट्रपति कौन से थे, मध्य प्रदेश में जब आपातकाल लगे उस समय राष्ट्रपति कौन कौन से थे, वर्तमान में जो सेकेंड फीमेल हमारी प्रेसिडेंट है वो किस जनजाति से है, कहाँ की है, इससे पहले वो क्या राज्यपाल कहाँ थी, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी है। तो इसी के साथ ही मेरा जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक ये खत्म होता है। इसके आप आर्टिकल बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस बहुत अच्छे से ध्यान रखें, कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन इसमें नहीं ले सकता है, कितना टाइम पीरियड है, 1/4 है, 2/3 है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनके फैक्टर की ओर आपको ध्यान याद करके रखना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में।